हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको पता ही है, मैं आपको हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा कंटेंट ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंटेंट भी बोल सकते हो आप, क्लोजेस भी बोल सकते हो और सब्जेक्ट मैटर भी आप इसको बोल सकते हो। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री। कि पार्षद सीमा नियम में क्या क्या लिखा जाता है, कौन कौन सी बातों को पार्षद सीमा नियम में लिखा जाता है। सबसे पहले होता है नाम वाक्य, कि नाम को लिखा जाता है कंपनी के। कार्यालय वाक्य, कार्यालय कहाँ है ये लिखा जाता है। उद्देश्य वाक्य, कंपनी का उद्देश्य क्या है। उसके बाद दायित्व क्या है कंपनी का, पूंजी कितनी है और संघ क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी पार्षद सीमा नियम में लिखी जाती है। अब मैं इनको सबको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला जो आपका क्लोज है, जो वाक्य है, वो है आपका नेम क्लोज, नाम वाक्य। इस वाक्य में वह नाम लिखा जाता है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है। मतलब जो नाम आपने कंपनी का सोचा है वो नाम इसमें आपको लिखना होता है। आपने जो नाम सोचा है, जिस नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है, नेम क्लोज में उसको लिखा जाता है। कंपनी का नाम न केवल कंपनी की आइडेंटिफिकेशन के लिए आवश्यक है बल्कि यह उसके व्यक्तिगत अस्तित्व का भी प्रतीक है। मतलब नाम से ही पता लगता है कि हाँ भाई, इस नाम की कंपनी है अस्तित्व में। कंपनी को अपने नाम का चुनाव करने में पूरी स्वतंत्रता होती है, अतः कंपनी अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम रख सकती है। मतलब कंपनी कोई भी नाम रख सकती है, उसको स्वतंत्रता होती है, वो किसी भी तरह का नाम रख सकती है। किंतु नाम का चुनाव करते समय निम्नलिखित वैधानिक प्रतिबंधों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अनुचित व अवांछनीय। मतलब नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि केंद्रीय सरकार के उसमें क्या हो, अवांछित हो। ठीक है, जैसे कंपनी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी कंपनी की रजिस्ट्री ऐसे नाम से नहीं की जा सकती जो केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अनुचित या अवांछनीय हो। किस तरह के नाम अवांछनीय होंगे इसका अधिनियम में कहीं उल्लेख नहीं है और इस प्रकार इस दिशा में केंद्र सरकार को असीमित अधिकार दिए गए। यदि कोई नाम किसी विद्यमान अन्य कंपनी अथवा फर्म के नाम से समान अथवा मिलता जुलता है तो केंद्रीय सरकार उसे अनुचित मानती है। देखो, जैसे अधिनियम में वैसे तो लिखा नहीं होता किस प्रकार का नाम अनुचित होता है कंपनी के लिए, किस नाम का किस तरह की कंपनी का नाम हम मतलब अवांछनीय है या मतलब इलीगल है, एक तरीके से अनुचित है। ऐसा किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ। लेकिन केंद्रीय सरकार किस नाम को अवांछित या अनुचित मानती है, किन को मानती है, जिसका नाम मिलती जुलती कंपनी से हो। जैसे कि राम श्याम, मतलब ये तो थोड़ा अलग हो गया। जैसे बोल देते हैं ना, टाटा का बाटा बना लेते हैं, टाटा, है ना। तो ऐसे मिलते जुलते नाम नहीं होने चाहिए और ना ही सेम नाम के हम अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं। हमें बिल्कुल हट के नाम रखना है। ठीक है, ना तो वो किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता हो और बिल्कुल अलग नाम हो। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड है चिन्ह व नाम अधिनियम 1950 के अधीन निषिद्ध न हो। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें चिन्ह व नाम अधिनियम 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन हो और न ही ऐसा होना चाहिए जिससे यह संकेत मिले कि कंपनी को सरकार की सहायता या संरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ, ना तो कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव जोड़ सकती है और ना ही क्या है, नेशनल वर्ड का यूज़ कर सकती है। कोई भी कंपनी है जो अपने नाम के साथ ना तो कोऑपरेटिव वर्ड लगा सकती है और ना ही नेशनल वर्ड लगा सकती है। ठीक है, कंपनी के नाम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जब किसी भी नई कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव हो तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले प्राथमिकता के क्रम में कुछ नामों को रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन भेजकर उसकी सहमति लेनी चाहिए। मतलब 2-4 नाम कंपनी को सिलेक्ट करने चाहिए, उन नामों में से किसी भी एक नाम की परमिशन क्या है, रजिस्ट्रार दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए अपने नाम के अंत में लिमिटेड, जैसे राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, ठीक है, रोहित लिमिटेड, मोहित लिमिटेड, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, लिमिटेड आपको यूज़ करने होते हैं।
तथा निजी कंपनियों को क्या लिखना होता है, प्राइवेट लिमिटेड, ताकि पता लग जाए कि ये प्राइवेट है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को यह पता लग जाए कि कंपनी का दायित्व मतलब सीमित दायित्व वाली है या असीमित दायित्व वाली है, ताकि उनको व्यवहार करने वालों को यह पता लग जाए कि कंपनी सरकारी है या प्राइवेट है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड शब्द को छोड़ने का लाइसेंस। यद्यपि कंपनी के नाम के पीछे कंपनी शब्द लिखना अनिवार्य नहीं है, तो भी अधिकांश कंपनियां अपने नाम के अंत में कंपनी शब्द का प्रयोग करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार कोई भी कंपनी जिसकी स्थापना व्यापार, विज्ञान, कला, धर्म, दान, संस्कृति आदि के प्रोत्साहन के उद्देश्य से की गई है और वह अपने किसी प्रकार के लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध, मतलब अगर वो चाहे तो अपने इस लिमिटेड शब्द को छोड़ सकती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड शब्द को, लेकिन उसको कुछ जो 2013 की धारा 8 में कुछ नियम लिखे उनको, उनके अनुसार वो क्या है, लिमिटेड वर्ड को छोड़ सकती है, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशन होती है जो कि धारा 2013 की धारा 8 के अनुसार जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी एक और पॉइंट है आपका, कंपनी के नाम का प्रदर्शन व प्रकाशन। कंपनी के सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थाओं के बाहर कंपनी का नाम तथा रजिस्टर्ड कार्यालय का पता अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में, मतलब जैसे साइन बोर्ड नहीं लगा देते, साइन बोर्ड पे लिख देते हैं कि राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड, श्याम प्राइवेट लिमिटेड, तो ये है बिल्कुल अच्छे से, मतलब पूरा अच्छे से वर्ड में लिखना चाहिए ताकि सबको दिखना चाहिए, और कहीं भी वो जैसे एक एंट्रेंस में लगाना चाहिए, कंपनी के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी जगह लगाना चाहिए ताकि क्या है, लोगों को पता लग जाए कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट नाम के अंदर थे, नेम क्लॉज में आपके 5 पॉइंट थे। फर्स्ट था आपका केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अनुचित या अवांछनीय, सेकंड था आपका चिन्ह में नाम का दुरुपयोग, उसके बाद था लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद लिमिटेड शब्द को छोड़ना, उसके बाद था आपका कंपनी के नाम का प्रदर्शन व प्रकाशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका स्थान अथवा पंजीकृत कार्यालय वाक्य। इस वाक्य में उस राज्य के नाम का उल्लेख किया जाता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इस वाक्य के आधार पर ही कंपनी के न्याय क्षेत्र, अधिविश्वास और उसकी राष्ट्रीयता का निर्धारण किया जाता है। स्थान वाक्य के द्वारा ही इस बात का निर्णय किया जाता है कि कंपनी भारतीय अथवा विदेशी, मतलब हमें कंपनी के ये भी बताना पड़ता है कि कंपनी किस स्थान पर है, कौन से राज्य में है, कौन से ज़िले में, ये सारी बात हमें रजिस्टर्ड कार्यालय में बतानी होती है ताकि हमें पता लग जाए कि कंपनी भारतीय है या विदेशी है। कंपनी अपने सभी आवश्यक प्रलेख जैसे बिलों, बीजक पत्र, व्यवहार के पैडों तथा सभी सूचनाओं एवं शासकीय प्रकाशनों पर अपना नाम, पंजीकृत कार्यालय का नाम, मतलब जो कंपनी के इनवॉइस है, बिल है, उन सब पे उसे कंपनी का नाम लिखवाना होता है, कंपनी के स्थान का, कि कंपनी किस स्थान पर है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है। उसके बाद थर्ड है आपका पॉइंट उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है जिसकी पूर्ति के लिए कंपनी की स्थापना की जा रही है। यह वाक्य कंपनी क्रियाओं को परिभाषित करता है तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण करता है। वैधानिक दृष्टि से कंपनी अपने सीमा नियम में दिए गए व्यवसाय के अतिरिक्त कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकती। इस वाक्य का आशय कंपनी के सदस्यों के हितों को संरक्षण प्रदान करना, मतलब जिसके लिए कंपनी की स्थापना हुई है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस उद्देश्य से स्थापित हुई है। वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या वो क्या है, प्रॉफिट कमाना चाहती है या अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती है। हर कंपनी का इसलिए स्थापित ही इसलिए की जाती है कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे कोई अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट लेना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो उद्देश्य वाक्य को भी लिखना होता है। उद्देश्य वाक्य में हम क्या लिखते हैं कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी क्यों स्थापित की गई है। उसके बाद आपको ये सारी बातें आपको इतनी डिटेल में नहीं लिखनी क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर 15 मार्क्स में भी आता है तो आप बहुत सारा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। सिर्फ आपको ये 4-5 लाइन में आपको सिर्फ ये बताना है। उसके बाद आता है आपका दायित्व वाक्य। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के दायित्व में यह उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व सीमित है। एक कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लिमिटेड शब्द का प्रयोग करने से छूट प्राप्त हुई, उसे भी अपने सीमा नियम में यह उल्लेख करना पड़ता है। मतलब हर एक कंपनी को यह बताना होता है कि जो कंपनी के
क्या है, मेंबर्स है उनका दायित्व क्या है, सीमित है या असीमित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें को डिटेल हमें उसकी देनी होती है। अगर गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में सीमित दायित्व का आशय है, यह कंपनी के समापन के समय कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके दी गई गारंटी, मतलब बताना पड़ता है कि गारंटी द्वारा सीमित दायित्व है या कैसा सीमित दायित्व, हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन हमें देनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैपिटल क्लोज, मतलब पूंजी वाक्य। अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में उसके पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, अंशों में विभाजन किस प्रकार किया गया है, साधारण अंश कितने हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड, कॉल्ड अप नॉट कॉल्ड अप, ये सारी एक्सप्लेनेशन उसको देनी पड़ती है कैपिटल के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका 6th जो पॉइंट है वो है आपका एसोसिएशन क्लॉज या संघ वाक्य। इस वाक्य को हस्ताक्षर वाक्य या अंशदायी वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्षद नियम का अंतिम वाक्य है। इसमें व्यक्तियों का एक संघ होता है जो अंत में पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। इस वाक्य में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कंपनी की स्थापना की इच्छा प्रकट करता है। हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मतलब जब सारी बातें वो लिख देता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मतलब पार्षद सीमा नियम में, उसके बाद जितने भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या है उस पर सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पता, उसके द्वारा लिए गए अंश, उसने कितने अंश लिए, इन सारी बातों का भी क्या है उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले था आपका मैंने नाम वाक्य बताया, उसके बाद स्थान बताया, उसके बाद उद्देश्य क्या होता है, कंपनी का दायित्व क्या होता है, पूंजी वाक्य और संघ वाक्य। तो ये आपके 6 पॉइंट थे। इन सारी चीज़ों का क्या है पार्षद सीमा नियम में उल्लेख होता है। उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूरा भी आ सकता है कि पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री और इसमें परिवर्तन। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।